हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एकेडमी उत्थान में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आंतरिक संरचना का मतलब क्या होता है। तो आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, ये हमारी पृथ्वी है। तो आपने पृथ्वी के सतह पे जो भी ज्योग्राफिकल चीज़ें थी, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, ये सब देखा है, उसे समझा है। लेकिन अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती है। तो जैसे देखिए, पृथ्वी हमारा गोल है, तो कोई भी गोल चीज़ का एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। तो ये पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी के केंद्र के पास ही इस तरह से जो ये संरचना है, यानी कि हमारी पृथ्वी के सतह से लेके केंद्र तक, तो यहाँ पर कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ परतें पाई जाती हैं। तो इसी है हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है कौन कौन सी परतों में विभक्त है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए, उसके बाद विभिन्न तथ्यों के आधार पे पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर भी कुछ है। तो उन तथ्यों की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तापमान, यानी तापमान के आधार पे, दबाव के आधार पे, या फिर जैसे आप डायरेक्ट दाब लिख सकते हैं, तो तापमान के आधार पे, दाब के आधार पे, फिर भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। तो इन सब के आधार पे पृथ्वी की जो आंतरिक सतह में, यानी आंतरिक संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या गुण है, इनका पता लगाया गया। तो अभी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और इनके पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि आखिर चट्टानें क्या होती है, भूकंप क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्या होता। तो हम ये सब भी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से ये पृथ्वी के जो केंद्र है और ये जो पृथ्वी की सतह से नीचे तक, तो जस्ट लाइक हम एक फिगर इसी तरह से बनाएंगे और इसी में देखेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप लोग भी फिगर जरूर बना लीजिएगा नोट करते समय, स्केल से बनाइएगा, मेरा तो टेढ़ा हो गया। तो चलिए ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी की जो है ऊपरी सतह है। ये क्या है? तो ये हमारी की पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये वाली सतह जहाँ की जीवन निवास करता है, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो वो कौन सी सतह है? ये पृथ्वी की ऊपरी सतह। जस्ट लाइक यही उठ के यहाँ चला गया, क्योंकि हमें इसे समझना है। तो देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह हो गई। उसके बाद इस पृथ्वी की ऊपरी सतह को, यानी कि पृथ्वी की जो परत है, यहाँ केंद्र तक 3 परतों में विभाजित किया गया। कितने परतों में? 3 परतों में विभाजित किया गया। सबसे पहला परत तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा परत ये हो गया, और तीसरा परत जो है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो आपने देखा, पहला परत ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा परत यहाँ से यहाँ तक हो गया, और तीसरा परत यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इन्हीं तीनों परतों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे ऊपर की जो परत है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम परपटी। सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? तो इसे परपटी कहते हैं। इसे परपटी या फिर क्रस्ट भी कहा जाता है। इसे परपटी या क्रस्ट इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नोट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? तो एक नोट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसी में बारीकी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया? तो परपटी यानी कि क्रस्ट। अब इसमें देखिए पॉइंट्स जानेंगे हम कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले तो ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। क्या है? तो क्रस्ट जो है ये पृथ्वी का ऊपरी परत है। कैसा परत है? पृथ्वी का ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत। उसके बाद जो देखिए क्या इसमें आता है कि ये तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत हो गया, आपको फिगर में भी दिख रहा हो। इसकी जो मोटाई होती है ये कम होती है, यानी कि सबसे पतली परत होती है। जैसा कि आपको ये ज़्यादा मोटा दिख रहा है, देखिए इतना मोटा दिख रहा है, तो ये सबसे पतली परत होती है। ये कैसी होती है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत, पतली परत। ये कुल पृथ्वी की जो यहाँ से यहाँ तक की सतह है, इसका मात्र 0.5% होता है। कितना होता है? तो यह कुल सतह का मात्र 0.5% ही होता है। 0.5% ही होता है ये कुल सतह का। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, यानी कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना। लेकिन पहले इसकी मोटाई देख लेते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। तो ये पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी की सतह से इसकी जो मोटाई है, लगभग यह मोटाई कितनी है? तो यह मोटाई है
30 किलोमीटर तक। लगभग कितनी मोटाई है, तो ये है 30 किलोमीटर तक लगभग में इसकी मोटाई, कहीं कहीं 34 भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो मोटाई 30 किलोमीटर, और इसकी एक विशेषता, मुख्य विशेषता आप कह लीजिए कि यह है कि ये जो महाद्वीप में जो पाया जाता है, यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो इसकी मोटाई होती है, ये कितना होता है, तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में मोटाई इसकी होती है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। जबकि अगर महासागरीय क्षेत्र की बात करें, यानी कि धरातल पे जो महासागरीय क्षेत्र है, तो महासागरीय क्षेत्र में जो मोटाई होती है ये 5 किलोमीटर होती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि इसकी जो मोटाई होती है महाद्वीपों में 35 किलोमीटर, जबकि महासागरीय क्षेत्रों में 5 किलोमीटर होता है, क्योंकि इसकी परत जो है सबसे पतली होती है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके बारे में कि और इसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं, तो इसके गुण में बात करें तो इसे हम सियाल भी कहते हैं, इसे सियाल भी कहते हैं। अब सियाल क्यों कहते हैं, तो इसकी भी एक वजह है। सियाल से देखिए, सी से निकल कर आया सिलिका, सी से क्या निकल कर आया, सिलिका, सिलिका, सियाल, और एल से क्या निकल कर आया, एल्युमिनिया, सिलिका और एल्युमिनिया, एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम इससे निकल कर आया। सियाल आपको ध्यान रखना है, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी कि इसमें जो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं सिलिका और एल्युमिनियम, इसमें प्रमुखता से पाए जाने वाले तत्व हैं, इसीलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सियाल भी कहा जाता है। और यही वजह है कि जो महासागरीय जो होते हैं परतें, वो किससे बनी होती है, तो वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, इसीलिए उसे स्पैम कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं। तो ये आपने देख लिया, तो ये आपने देखा। अब इसके बारे में अगर गुण की बात करें तो आपने देख लिया कितना सारा इसका गुण होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसी के ऊपर जीवन निवास करता है, इसी में कृषि किया जाता है, ये सारे कार्य। अब देखिए यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इस डिवीजन के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसे क्या क्या नाम से जानते हैं। उसके बाद अब देखिए हम दूसरी परत के पास चलते हैं। दूसरी परत कौन सी है, तो प्रॉपर्टी के बाद जो दूसरी परत है उसे हम मेंटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेंटल। एक मेंटल तो वो पागल वाला होता है, उसे ध्यान मत रखिएगा आप, ये मेंटल जो है ये अलग है। तो दूसरा परत क्या हो गया हमारा, मेंटल। तो ये जो मेंटल हो गया, तो ये मेंटल की अगर मोटाई की बात करें कि पृथ्वी की सतह से इसकी मोटाई कितनी होती है, मैं इसे यहाँ पे ही नोट करवा देती हूँ। तो ये जो मेंटल है, पृथ्वी की सतह से इसकी मोटाई कितनी होती है, तो इसकी जो मोटाई होती है ये टोटल 2900 किलोमीटर की होती है। सतह से 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर। ये पृथ्वी की कैसी परत है, तो दूसरी परत है। पहली परत तो पर्पटी है, ये दूसरी परत है। और इसकी अगर बात की जाए कि इसमें जो क्या विशेषता होती है, इसकी जो विशेषता होती है मेंटल की, तो इसे सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सीमा कहते हैं। सीमा का क्या मतलब है, तो सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। यानी कि ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जो कि 2900 किलोमीटर तक की क्षेत्र तक फैला है। और दूसरी परत है और ये सिलिका मैग्नीशियम से। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो मेंटल होता है इसमें कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए जो सबसे निचला और तीसरा परत आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रॉड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्रॉड कहा जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते थे, तो सियाल, और ये दूसरा जो हो गया इसे सीमा, और तीसरा जो हमारा परत है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे नाम से हम जानते हैं क्रॉड के नाम से। अब क्रॉड देखिए 2 भागों में विभक्त होता है, आप इसे भी देखेंगे। तो ये क्रॉड जो है ये 2 भागों में विभक्त होता है, जिसमें कि ये बाह्य क्रॉड हो गया और ये जो हो गया ये आंतरिक क्रोड होता है, ये आंतरिक क्रोड होता है। क्योंकि आपने ये यहाँ पे ये देखा कि ये सबसे पतली परत है और कुल सतह का मात्र 0.5% है। लेकिन अगर बात करें मेंटल की, तो ये कितने भागों में फैला, यानी कि कितने क्षेत्रों में फैला है, तो ये टोटल कुल सतह का 16% क्षेत्रों में फैला हो। यानी कि कुल सतह का 16% जो क्षेत्र है वो किसका है, तो वो यानी कि मेंटल का वो पार्ट है। तो आपने क्रोड के बारे में देखा, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये 2 भागों में विभक्त है। अगर इसकी मोटाई के बारे में
बात की जाए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये पृथ्वी की तीसरी परत है, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत, तीसरी और सबसे निचली परत है। और इसकी अगर मोटाई की बात की जाए कि इसकी मोटाई कितनी है, तो पृथ्वी का जो त्रिज्या, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या जो 6371 किलोमीटर है, और ये यहीं तक फैला है। जैसा कि मैंने आपको फिगर आउट की कि ये इस प्रकार से जब फैला होगा तो यहाँ से यहाँ तक तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और पृथ्वी की सतह से लेकर ये इतनी दूरी पे स्थित है, यानी कि कितनी दूरी पे स्थित है, तो 6371 किलोमीटर। लेकिन अगर इसके यानी कि सिर्फ करोड़ का आप कह लीजिए त्रिज्या, अगर कभी कभी पूछ ले जाता है कि करोड़ की त्रिज्या कितनी होती है, तो करोड़ की जो त्रिज्या होती है ये 3500 किलोमीटर होती है। करोड़ की त्रिज्या कितनी होती है? 3500 किलोमीटर होती है। ये पृथ्वी का सबसे निचली परत होता है। लेकिन जहाँ पे ये करोड़ विभक्त होता है, स्केच भी खत्म हो गया, तो जहाँ पे ये करोड़ विभक्त होता है, ये कितने क्षेत्रों में विभक्त होता है, यानी कि कितने किलोमीटर पर, तो 5100 के लगभग किलोमीटर पर ये विभक्त होता है। यहाँ पे जो विभक्त होता है 5100 के किलोमीटर के लगभग विभक्त होता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम नीफे कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नीफे। नीफे का मतलब है निकेल और फेरस। नीफे का क्या मतलब है? निकेल और फेरस। और पता है आपको कि फेरस का मतलब ही लोहा होता है। फेरस का मतलब क्या होता है? लोहा। तो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि नीफे में यानी कि पृथ्वी की जो निचली परत है, करोड़ है, उसमें किस तत्व की प्रधानता है, तो आपसे इसमें ऑप्शन में जो रहेगा, 3 ऑप्शन अलग रहेगा और एक लोहा रहेगा, फेरस नहीं रहेगा, लोहा रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि लोहा जो होता है ये पृथ्वी की सबसे निचली परत यानी कि करोड़ में पाया जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये सबसे निचली परत है, 6371 किलोमीटर तक है फैलाव। अगर हम बात करें तापमान और दबाव की, अगर बात करें कि तापमान कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होता है, घनत्व क्या होता है, तो चूंकि आपको पता है कि जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं तो तापमान और घनत्व जो दबाव है यहाँ पे अधिक होगा। तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है तापमान अधिक होगा। तापमान कैसा होगा? तापमान अधिक होगा, और इसी के साथ दाब भी अधिक होगा। तापमान और दाब अधिक होगा। और अगर घनत्व की बात की जाए कि तीनों परतों में घनत्व की क्या कंडीशन है, तो घनत्व की अगर बात की जाए, और इसमें एक पॉइंट और ये भी आएगा, चूंकि ये 0.5% सतह पे था, वो 16% पे था, और ये टोटल कितने परसेंट पे होगा, तो ये टोटल 83% पे फैला हुआ है। ये टोटल 83% पे फैला। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरह से नोटेड पॉइंट करके बताया ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, और ये नोट्स आपको बहुत काम देंगे। तो अगर हम घनत्व की बात करें कि घनत्व कितनी होती है, तो आपको पता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वो पतली परत है, तो इसकी घनत्व कैसी होगी, तो इसकी घनत्व कम होगी। तो कितना घनत्व होता है? 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो होता है सबसे ऊपरी परत का घनत्व होता है, सबसे ऊपरी परत का। और अगर सबसे निचली परत के घनत्व के बारे में बात की जाए तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आपको पता है कि केंद्र के पास घनत्व सर्वाधिक है, इसीलिए सबसे निचली परत की यानी कि केंद्र का घनत्व कितना है, तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जब ये सबसे कम और सबसे ज़्यादा आता है तो वहाँ पे निकलता है औसत, वहाँ पे हमारा एवरेज निकलता है। और अगर औसत तापमान की बात की जाए कि औसत कितना है, घनत्व की बात की जाए, तो औसत घनत्व होगा आपका 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद अगर आप तापमान की बात करें तो आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तो एक मुताबिक बताया गया है, एक पैमाना जो निकाला गया है कि प्रति 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। जब हम 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। लेकिन जब जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सिर्फ ये 32 पे नहीं टिका हुआ होता है, उसके बाद और कम होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए कि 100 मीटर के जाने पे तो कितना तापमान में वृद्धि होती है, तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब आपने यहाँ तो ये सारी चीज़ें देख ली। अब देखिए जो परतें विभक्त है ना, इसे कुछ कुछ नाम से जाना जाता है। ये जो परतें विभक्त है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच जो परतें हैं, ये इस परत को किस नाम से जानते हैं, इस परत को किस नाम से जानते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सबसे ऊपर की परत है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से। क्या जानते हैं? मोहो
डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसे जानते हैं। यानी कि जो मेंटल और प्रॉपर्टी के बीच की जो परत पाई जाती है इसे मोहर डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये जो बाह्य क्रोड और मेंटल के बीच की जो परत पाई जाती है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं गुटेनबर्ग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसे जानते हैं बाह्य क्रोड और मेंटल के बीच की परत को। फिर अगर बात करें कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की जो परत है इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, इसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, मेहमान डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं इसे। तो सियाल और जो मेंटल के बीच का पार्ट है वो मोहर डिसकंटिन्यूटी, फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और अंत में आता है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। अब आपने इन तीनों परतों के बारे में तो पढ़ा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, तत्व के बारे में, यानी कि पृथ्वी की जो सतह पाई जाती है इसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से, इसकी मात्रा क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो सतह होते हैं इस पे अगर बात करें तो 2000 लगभग तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो सतह है और आंतरिक भाग है इसमें लगभग 2000 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनमें 98% तत्व जो होते हैं वो सिर्फ 8 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि 98% भाग जो इसका कवर करता है सिर्फ 8 प्रकार के तत्वों से। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है ये 98% भाग। आप लोग सुन के भी अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन के नोट कर सकते हैं। तो 8 प्रकार के तत्व जो होते हैं इसमें बात की जाती है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तत्व क्या पाए जाते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन आता है आप लोग पृथ्वी की सतह ना देख के डायरेक्ट समझते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व, और आप क्या लगा के आते हैं, तो नाइट्रोजन 78%, और वो क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। तो देखिए पृथ्वी की जो सतह है उस पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो ये है ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है ऑक्सीजन, और ये कितना है, तो 46.6%। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.6%। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद आपका आता है सिलिका, यानी कि सियाल नहीं, उसके बाद जो सेकेंड नंबर में आता है आपका सिलिका आता है, ये 27.7% है। फिर आपका एल्युमिनियम आता है 8.something%। फिर आपका आता है लोहा 5%। तो इस तरह से पूछा जाएगा सर्वाधिक तत्व कौन सा है पृथ्वी की सतह पर, तो ये ऑक्सीजन है 46.6%। और अगर पूछा जाए पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व तब नाइट्रोजन आएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है पृथ्वी की सतह, 98% भाग यानी कि वही घेरे हुए है, और उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन फैला है 46.6%। तो आज आपने पृथ्वी की सतह का पूरा अध्ययन कर लिया कि किस किस प्रकार से कितनी कितने क्षेत्रों में फैला है, इसकी मोटाई क्या है, इसकी विशेषता क्या। और जैसे मैं बताई थी जस्ट इसी तरह से आप पॉइंट कीजिए, फिगर जरूर बनाइएगा, 1 से 2 बार आप देखिए, चीज़ों को समझिए, आप कभी नहीं भूलिएगा इतनी अच्छी से। मतलब आपने फिगर करके अगर इस प्रकार से पॉइंट नोट कर लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, और इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे फिर हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, अब चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ज्योग्राफी का इस तरह से छोटा छोटा पार्ट करके ही हम पूरा कवर करेंगे। ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब भी पढ़ेंगे तो मैप से पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से चीज़ें याद होती है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब देखती हूँ आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।